मॉर्निंग एवरीवन। हमेशा की तरह आज वापस अपनी वीडियो क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज अपनी वीडियो क्लास का बेटा 4th नंबर की क्लास होगी अपनी आज। इससे पहले 3 क्लासेस के अंदर हम क्या क्या पढ़ चुके हैं आप सबको पता है। सबने वीडियो वगैरह बराबर देखी है और जो भी नोट्स वगैरह मैंने आपको ग्रुप में सेंड किए हैं सबने उसको राइट डाउन कर लिया बेटा। डेली की क्लास को डेली अटेंड किया करें। नोट्स वगैरह जो भी आपको ग्रुप में मिल रहे हैं सब उस कंप्लीट उसको सारे स्टूडेंट्स नोट करते जाएंगे। उसमें बिल्कुल भी लापरवाही आप नहीं करेंगे, अदरवाइज फिर आपको लेसन जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ओके, देखो बेटा 3 दिन की क्लास के अंदर अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर्स कौन होते हैं, साझेदारी संलेख क्या होता है, साझेदारी कितने प्रकार की होती है, साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। ठीक है बेटा, और हमने क्या पढ़ा था, और हमने देखा था लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशंस कैसे होती है, कैपिटल रेशो कैसे निकालते हैं। और कल हमारा जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। सबको बताना बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2 तरह से निकाला जाता है। कौन कौन सा मेथड है बेटा, नाम बताइए। पहला मेथड कौन सा था, साधारण औसत विधि, और दूसरा मेथड कौन सा था बेटा, गुणनफल विधि। पहले मेथड की शुरुआत हमने की थी ना कल, पहले मेथड की शुरुआत हुई थी हमारी कल। क्या नाम था पहले मेथड का, साधारण औसत विधि। इस मेथड को बेटा कब यूज में लेते हैं, जब क्वेश्चन में सर 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। वो 3 शर्तें क्या क्या थी। नंबर पहली शर्त, पूरे 12 महीने आहरण की जो राशि है वो सेम होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या था, आहरण की जो तारीख है वो भी सेम होनी चाहिए। तारीख कौन कौन सी बताई थी बेटा मैंने आपको, हर महीने की पहली तारीख हो सकती है, मध्य की तारीख हो सकती है या अंतिम तारीख हो सकती है। तीनों में से अगर कोई सूचना नहीं हो कि कौन सी तारीख लेंगे, क्या बताया था मैंने, मध्य की तारीख को आहरण किया जाएगा। ओके, तीसरा और तीसरी शर्त क्या थी बेटा, एक आहरण से दूसरे आहरण के बीच का जो समय अंतराल है वो भी आप हमेशा सेम होना चाहिए। समय अंतराल मैंने क्या क्या बताया था आपको, मैंने साझेदार हर महीने आहरण कर सकता है, हर 3 महीने में आहरण कर सकता है, हर 6 महीने में भी आहरण कर सकता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पहला मेथड था हमारा साधारण औसत विधि, जिसके अंदर 3 शर्तें बेटा मैंने आपको बताई थी। मेरे हिसाब से वो तीनों शर्तें आपको समझ में आ गई होगी, उसमें कोई दिक्कत हो किसी प्रकार की। ठीक है बेटा, तो आप ग्रुप के अंदर अपना जो भी मैसेज वगैरह है वो आप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए ठीक है बेटा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पहला मेथड, इज दैट क्लियर। आज अपन उसी मेथड को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और एक नए तरह के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। देखो बेटा, एक क्वेश्चन मैं आपके लिख रहा हूं, मैं एग्जांपल देखना। ए में प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को 300 रुपए का आहरण 1 अप्रैल 2016 से प्रारंभ किया। खाते प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बंद होते हैं। ब्याज की दर 12% वार्षिक है, तो ब्याज की राशि याद करें। इस वाले क्वेश्चन में और कल जो मैंने एग्जांपल्स कराए थे बेटा उसमें कुछ डिफरेंस है। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा डिफरेंस आपको ये मिलेगा, ए नाम का जो व्यक्ति है वो हर महीने की पहली तारीख को 300 रुपए निकाल रहा है, 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट कर रहा है और 31 दिसंबर को बेटा उसके खाते बंद हो जाते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में सर क्या अलग लगा, हमें तो कल वाला क्वेश्चन जैसे दिख रहा है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर वो ये है कि उसने 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट किया और 31 दिसंबर को आके उसके खाते बंद हो गए। इसका मतलब ये क्वेश्चन 12 महीने का नहीं है बल्कि केवल 9 मंथ्स का है। कल हमने जो भी सवाल किए थे बेटा वो 12 महीने का क्वेश्चन था। आज वाला सवाल देखो आप, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर कितने महीने होते हैं, 9 महीने होते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ठीक है बेटा, सेकंड नंबर का पॉइंट, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला था याद हो तो, फॉर्मूला था सर हमारे पास टोटल ड्राइंग्स, इनटू में था आपके रेट, इनटू में था आपके टाइम, अपॉन में था 100 इनटू 12। इधर देखते जाओ फटाफट, टोटल ड्राइंग्स निकाल लेते हैं। कल क्या बताया था, टोटल ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है बेटा,
पूरे साल भर में उसने कितना पैसा निकाला। ये क्वेश्चन कितने महीने का है? 9 महीने का है। ए नाम का जो व्यक्ति है वो हर महीने की प्रथम तारीख को 300 रुपए निकालता है। हर महीने की पहली तारीख को 300 रुपए निकालेगा। कितनी बार निकालेगा? 9 बार। कितना आएगा बेटा? 2700 रुपए। तो आपका टोटल ड्रॉइंग्स हो गया। अब आपको चाहिए सर रेट आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 12%, ये लिख दिया बेटा 12%। अब और क्या चाहिए बेटा? टाइम चाहिए। सबको पता होगा टाइम के लिए कल हमने एक टेबल बनाई थी 16 कॉलम की। यस सर, वो 16 कॉलम की टेबल आप तभी काम में ले सकते थे जब क्वेश्चन पूरे 12 महीने का होना चाहिए। आज वाला क्वेश्चन 12 महीने का है क्या? नो सर। तो कल वाली जो टेबल हमने बनाई थी वो इस वाले क्वेश्चन में नहीं लग पाएगी। तो फिर से टाइम कहां से लाएंगे? टाइम के लिए मैं आपको 3 तरह के फॉर्मूले सिखाऊंगा आज। पहला फॉर्मूला n+1/2, सेकंड फॉर्मूला n/2, थर्ड फॉर्मूला n-1/2। इन 3 फॉर्मूलों में फर्स्ट वाला फॉर्मूला कब यूज में लेना है? जब क्वेश्चन प्रथम तारीख का होवे, जब क्वेश्चन मध्य की तारीख का होवे और जब क्वेश्चन अंतिम तारीख का होवे। एक बार मैं अपनी बात को वापस रिवाइज करूंगा। टाइम वाले के लिए कल मैंने एक 16 कॉलम की टेबल आपको लिखवाई थी। वो 16 कॉलम की टेबल इस वाले क्वेश्चन में इसलिए नहीं लग पाएगी बेटा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन 12 महीने का नहीं है, क्वेश्चन 9 महीने का है। तो जब भी क्वेश्चन 12 महीने का नहीं होवे बल्कि उससे कम का होवे तो टाइम के लिए आपको 3 फॉर्मूलों में से कोई एक फॉर्मूला यूज में लेना पड़ेगा। पहला फॉर्मूला कब लेना है? जब प्रथम तारीख का सवाल हो। ये कब लेना है? मध्य की तारीख का सवाल हो। ये कब लेना है? अंतिम तारीख का सवाल हो। इस क्वेश्चन को देखो, देखिए आप क्या वर्ड लिखा हुआ है? प्रथम तारीख। तो इसका मतलब फॉर्मूला ये काम आएगा। अब इन तीनों फॉर्मूलों के अंदर जो n लिखा हुआ है उस n का मतलब होता है वर्ष में जितनी बार पैसा निकाला। वर्ष में जितनी बार पैसा निकाला। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यू n हो गया। चलो अब आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन प्रथम तारीख का है, इसका मतलब फॉर्मूला ये वाला लगेगा। n का मतलब क्या बताया? वर्ष में जितनी बार पैसा निकाला। ये क्वेश्चन कितने महीने का है? 9 महीने का है। हर बार कैसे पैसे निकालता है? हर महीने। कितनी बार पैसे निकालेगा? 9 बार। तो n का मतलब आपके 9 हो गया। समझ में आ गई मेरी बात? ओके रेडी। तो इंटरेस्ट सब कैलकुलेट कर लेते हैं हम। फॉर्मूला टोटल ड्रॉइंग्स कितना था बेटा? 2700 इनटू रेट बताइए 12%, टाइम बताइए 9 मंथ्स, अपोन में क्या करेंगे 100 इंटू 12, 12 से 12 गया, 100 से 0 से 0 गया, 27 को गुणा किससे करेंगे 9 से, कितना आएगा बेटा 9 7 63 और 9 दूनी 18 और 6 24, 243 रुपए आंसर है इस क्वेश्चन के। ऐसा क्वेश्चन भी बोर्ड में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार आप समझ लेना। क्वेश्चन एक बार मेरे हिसाब से आप सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम आवे ग्रुप बनावा अपना, उस ग्रुप में आवे क्वेश्चंस और डाउट्स कोई भी हो इसमें रख देना, आपके सॉल्यूशन में करके भेज दूंगा। ओके बेटा, ये आपका देखो आज का पहला एग्जांपल कंप्लीट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इस क्वेश्चन में क्या खास लगा आपको? क्वेश्चन 12 महीने का नहीं था, और क्वेश्चन जब 12 महीने का नहीं होता है तो टाइम के लिए इन तीन में से कोई एक फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। पता चल गया बेटा? इसी के साथ हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पहला मेथड आज समाप्त हो गया। क्या नाम था बेटा पहले मेथड का? साधारण औसत विधि। ये पहला मेथड क्लियर। सेकंड मेथड की शुरुआत करें। ओके देखो बेटा, सेकंड मेथड का नाम क्या था? गुणनफल विधि। अभी बात कर लेते हैं एक बार पहले, गुणनफल विधि क्या है, कब काम आती है, कैसे उसको यूज में लेना है, उन सब के बारे में अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इधर बोर्ड पे फटाफट सेकंड नंबर का मेथड हमारा स्टार्ट हो रहा है गुणनफल विधि के नाम से। इंग्लिश में बेटा इस मेथड को बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। अब पहले मैं एक बार ये बता दूं इस मेथड को यूज में कब लेते हैं। पहले ये मेरा पहला क्वेश्चन है, देखो बेटा इस मेथड को कब काम में लेते हैं? जब साधारण औसत विधि में जो मैंने आपको 3 शर्तें लिखवाई थी, आहरण की राशि, आहरण की तारीख और आहरण का समय अंतराल, वो तीनों बराबर होते हैं तीनों में, ठीक है बेटा, तब तो साधारण औसत विधि काम आती है। तीनों में से अगर कोई भी एक शर्त अगर पूरी नहीं हो रही हो तो फिर आपको गुणनफल विधि को काम में लेना है। कौन से मेथड को? गुणनफल विधि को। वापस रिवाइज करता हूं,
इस विधि को कब काम में लेते बेटा, वापस सुनेंगे। आहरण की राशि, आहरण की तारीख और आहरण का समय, इन तीनों में से कोई भी एक असमान चल रहा हो या तीनों असमान चल रहे हो तो आपको इस मेथड को काम में लेना पड़ेगा। अब इस मेथड में सर कैसे हम सॉल्व करते हैं, उसके लिए बेटा पहले 4 कॉलम की टेबल बनेगी। ये वही टेबल है जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर हमने पढ़ी थी, सेम वही टेबल, देयर इज नो डिफरेंस। पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम अमाउंट, तीसरा कॉलम मंथ, चौथा कॉलम प्रोडक्ट। ओके, डेट में क्या क्या लिखना है, आहरण कब कब किया वो आपकी डेट हो गई, ठीक है बेटा। कितना कितना पैसा निकाला वो अमाउंट हो गया। अब क्या चाहिए मुझे, मंथ चाहिए। मंथ का मतलब होता है आहरण की तारीख से लगाकर, आहरण की तारीख से लेकर खाते बंद होने की तारीख तक, खाते बंद होने की तारीख तक का समय। ओके, ये हो गया आपके मंथ। तो आहरण की तारीख से लेकर खाते बंद होने की तारीख तक का समय वो मंथ कहलाएगा। लास्ट कौन सा कॉलम आ रहा बेटा, प्रोडक्ट। सेम वही तरीका, अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस कॉलम की अपन टोटल लगा लेंगे, ये आ जाएगा आपका टोटल प्रोडक्ट आ गया। ओके, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देख लीजिए, सेम वही फॉर्मूला जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में था। क्या था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में फॉर्मूला, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन में 100 इनटू 12। ये आपकी गुणनफल विधि, जिसका इंग्लिश में क्या नाम है, प्रोडक्ट मेथड। ये पूरा क्लियर। तो प्रोडक्ट मेथड को कब यूज में लेना है, जब इन 3 शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी नहीं हो रही हो या तीनों शर्त पूरी नहीं हो रही हो तो आपको इस मेथड को काम में लेना है। इसमें 4 कॉलम की टेबल आपको बनानी है। इंपॉर्टेंट कॉलम तीसरा वाला कॉलम जिसका क्या नाम है, मंथ, ठीक है बेटा। कोई फॉर्मूला हो गया। अब एक एग्जांपल देखो आप, एक्स ने वर्ष में निम्न तारीखों को आहरण किया। ओके, सबसे पहले लिखा मैंने डेट लिखी, मैंने कब कब पैसे निकाले उसने। पहला पैसा उसने जनवरी 2010 में निकाला, अगला पैसा उसने 15 मार्च को निकाला, अगला पैसा उसने 1 जुलाई को निकाल लिया, अगला पैसा उसने 1 नवंबर को निकाला और अगला पैसा 31 दिसंबर को निकाला। कितना कितना पैसा निकाला वो भी क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ 1000 रुपए निकाले, यहाँ 4000 निकाले, यहाँ 6000 निकाले, यहाँ 10,000 निकाले और यहाँ 7000 रुपए निकाले। क्या लग रहा है, डेट भी अलग अलग, अमाउंट भी अलग अलग, तो वो शर्तें पूरी कहाँ हुई। इसका मतलब क्वेश्चन गुणनफल विधि से ही हल होगा। फिर और बोला गया इंटरेस्ट की जो रेट है बेटा वो 12% रहेगी और अकाउंटिंग ईयर जो क्लोज हो रहा है वो 31 दिसंबर को बंद हो रहा है। बोला गया कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है बेटा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सर 4 कॉलम की टेबल बनानी पड़ती है। वो देखो बेटा टेबल ये रही आपके पास, ये 4 कॉलम की टेबल आपके बना रहा हूं मैं इधर। पहला कॉलम क्या था, डेट, अमाउंट, मंथ, प्रोडक्ट। डेट में क्या लिखते हैं, किस किस तारीख को आहरण किया, ड्राइंग्स किया। डेट बताओ बेटा, 1 जनवरी 2010, 15 मार्च 2010, उसके बाद क्या बेटा 1 जुलाई 2010, फिर क्या आ रहा है 1 नवंबर 2010 और लास्ट क्या आ रहा है 31 दिसंबर 2010। और क्या चाहिए मुझे, अमाउंट चाहिए। अमाउंट बताइए बेटा, सबसे पहले 1000, उसके बाद 4000, उसके बाद 6000, उसके बाद 10000 और उसके बाद 7000। लास्ट पॉइंट क्या चाहिए, मंथ। मंथ कैसे निकालते हैं, क्या बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, जिस तारीख को आपने ड्राइंग्स किया उस डेट से लेकर आपके अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज हो रहे हैं, खाते बंद कब हो रहे हैं, वहां तक का समय लेना है। आज स्टार्टिंग 1 जनवरी को पैसा निकाला, अकाउंटिंग ईयर क्लोज कब हो रहा बेटा 31 दिसंबर। हाउ मेनी मंथ्स, 12 महीने लिख दिए। उसके बाद 15 मार्च से 31 दिसंबर काउंट करेंगे, कितना आएगा बेटा 9.5 महीने। उसके बाद 1 जुलाई से काउंट करो 6 महीने, नवंबर से काउंट करो 2 महीने, दिसंबर से काउंट करो 0 आएगा। क्यों, 31 दिसंबर बोथ आर इक्वल, देयर इज 0। नॉट कंप्लीट। ओके,
लास्ट कॉलम क्या है बेटा, प्रोडक्ट आ रहा है, 1000 इंटू 12, 12,000 आ गया। 4000 को इससे मल्टीप्लाई करो, 38,000 आ गया। 6000 को इससे करो, 36,000 आ गया। 10,000 को 2 से करो, 20,000 आ गया। 7,000 को 0 से करो, 0 आएगा। ओके, लास्ट वाले कॉलम की टोटल लगा लेते हैं, 50, 86, 106, 106 आ गया। ये 106 हो गया आपका। कोई प्रॉब्लम? ठीक है बेटा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको पता ही था ना, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12। टोटल प्रोडक्ट 1,06,000। रेट बताइए, 12% क्वेश्चन में गिवन है, अपॉन में 100 इंटू 12, मल्टीप्लाई सोल्व किया इसको, आंसर आया 1060। इज दैट आंसर? इसी के साथ हमारा दूसरा मेथड भी कंप्लीट। क्या नाम था बेटा दूसरे मेथड का? गुणनफल विधि। इस विधि को प्रयोग में कब लेते हैं? 3 शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी नहीं हो रही हो या तीनों ही शर्तें पूरी नहीं हो रही हो तो आपको गुणनफल विधि को ही काम में लेना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत हो एक बार बस क्लियर कर लें, पूरा एक बार देख लें, समझ लें। कोई भी प्रॉब्लम लगे छोटी से बड़ी, ग्रुप आपके पास बना हुआ है, उसमें अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर लें। ओके राइट, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ हमारा गुणनफल विधि भी हमारी खत्म। ठीक है बेटा, इसके बाद अपन कंप्लीट करने जा रहे हैं अगला टॉपिक, उसका नाम है बोनस। इसको कमीशन भी कह सकते हैं और एक शेयरिंग प्रॉफिट भी कह सकते हैं, या इसको रेम्यूनरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, ये टोटल आपके पास। ओके, कर दे, स्टार्ट करते हैं। ओके राइट, ठीक है, ध्यान देना बेटा इधर एक बार। पॉइंट हमारा स्टार्ट हो रहा है बोनस, कमीशन, शेयरिंग प्रॉफिट या रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन को बोलते हैं बेटा पारिश्रमिक। क्या बोलते हैं बेटा? पारिश्रमिक बोला जाता है। चलिए साहब शुरू करें। देखो बेटा, अपन सब लोग जानते हैं कि पार्टनर जो भी होता है फर्म के अंदर पैसा लगाता है, उस पैसे के ऊपर वो अपने क्या लेता है? इंटरेस्ट लेता है। उसका क्या नाम था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबको बताइए। पार्टनर केवल अपने इंटरेस्ट से भी या कुछ नहीं होता है, वो कहता केवल इंटरेस्ट तो भैया मैं बाजार में कहीं भी पैसा लगा देता तो वहीं से मैं वैसे इंटरेस्ट कमा लेता, तो फिर मुझे फर्म खोलने की क्या जरूरत थी? इसलिए क्या होता है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ साथ क्या होता है भैया, फर्म जितना प्रॉफिट एंड में कमाती है, ईयर एंड पे फर्म को जितना प्रॉफिट होता है वर्ष के अंत में, उस प्रॉफिट के ऊपर भैया कुछ परसेंटेज पार्टनर और लेता है, और वही परसेंटेज आपका बोनस भी हो सकता है, कमीशन भी हो सकता है, शेयरिंग प्रॉफिट भी हो सकता है, या रेम्यूनरेशन भी हो सकता है। ओके राइट, तो वापस बात कर लें, इन चारों की कैलकुलेशन किस पर होती है? कंपनी ने अर्न में कितना प्रॉफिट अर्न किया, ईयर एंड पे कंपनी को फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट के ऊपर ही चारों में से कोई भी एक कैलकुलेशन होगी। ठीक है बेटा, ये चारों जो वर्ड मैंने लिखे कैलकुलेशन दो तरह की होती है। एक तो होता है बेटा बिफोर चार्जिंग, एक तो वर्ड आता है बिफोर चार्जिंग, और एक होता है बेटा आफ्टर चार्जिंग। दो प्रकार के शब्द लिखे हुए आएंगे क्वेश्चन में कोई ना कोई। इसका मतलब लिखा हुआ आता है कमीशन चार्ज करने से पहले का लाभ, कमीशन चार्ज करने से पहले का लाभ, और ये होता है बेटा कमीशन चार्ज करने के बाद का लाभ, कमीशन चार्ज करने के पश्चात का लाभ। तो क्वेश्चन में जरूर आपको लैंग्वेज पे समझना पड़ेगा कि बिफोर चार्जिंग लिखा हुआ है या आफ्टर चार्जिंग लिखा हुआ है, दोनों में से कोई भी एक वर्ड आएगा। अगर बिफोर चार्जिंग है तो फॉर्मूला देखो आप, कमीशन इक्वल टू या बोनस, जो भी वर्ड आप लिखते हैं दोनों राइट है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। ओके राइट। और सेकंड पॉइंट, अगर आफ्टर चार्जिंग है तो कमीशन या बोनस इक्वल टू नेट प्रॉफिट
ठीक है बेटा। इनटू में क्या करेंगे अपन, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। फॉर्मूले पे ध्यान देना, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 या नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इन दोनों फॉर्मूलों को लिखने से आपको थोड़ा सा पुरानी बातें आपको ताजा हो रही है। सर ऐसे फॉर्मूले आपने 11 के अंदर भी तो हमने पढ़े थे। एक टॉपिक पढ़ा था अपन ने, मैनेजर कमीशन। तो बेटा आज भी तो वही पढ़ रहे हैं, कमीशन, बस नाम चेंज हो गया। वो मैनेजर को मिलता था और यहाँ पार्टनर को मिल रहा है, बस इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो कमीशन का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 या नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये हो गया बिफोर, ये हो गया आफ्टर। अब इन दोनों फॉर्मूलों के अंदर एक तो नेट प्रॉफिट वर्ड काम आ रहा है। नेट प्रॉफिट का मतलब होगा, हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा, उसके सीआर पे जितनी भी चीजें लिखी हुई उनकी टोटल लगा लेना, उसमें से क्या करना, डीआर पे आपने क्या क्या लिखा उनकी भी टोटल लगा लेना और दोनों को आपस में माइनस कर देना। जो बचेगा वही नेट प्रॉफिट कहलाएगा। जो आप चाहो तो नेट प्रॉफिट को कह सकते हो ना डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट का लिए आप चाहो तो यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट वर्ड लिख सकते हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सीआर की टोटल माइनस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डीआर की टोटल, दोनों का डिफरेंस नेट प्रॉफिट कहलाएगा। और उस नेट प्रॉफिट को यहाँ फॉर्मूले में रख के कमीशन या बोनस निकाल लेना। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन और, सर इस फॉर्मूले के अंदर भी आपने 100 लिखा और इस फॉर्मूले में भी आपने 100 लिखा। 100 इसलिए लिखते बेटा क्योंकि रेट हमेशा परसेंटेज में होती है, इसलिए नीचे डिवाइड बाय 100 होता है। बहुत सारे क्वेश्चन अपन ऐसे करेंगे जिसमें जो बेटा रेट है वो ऐसे परसेंटेज में नहीं होगी बल्कि भिन्न में होगी, जैसे 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे वर्ड अगर लिखे हुए आ जाए कभी क्वेश्चन में, तो ऐसे फॉर्मूलों में, ऐसी चीजों में फिर फॉर्मूला 100 नहीं आएगा। तो जहां मैंने 100 लिखा वहां पे मैं 1 लिख दूंगा। क्या लिखूंगा बेटा, 1। दोबारा वापस बोलूंगा, एक बार ध्यान सुनना। अगर क्वेश्चन में रेट परसेंटेज में नहीं होती है बल्कि ऐसे भिन्न में होती है, 1/3, 1/4, 5/6, 1/8 ऐसी कोई रेट होती है, तो जो दोनों फॉर्मूले मैंने आपको लिखे हैं उन फॉर्मूले में जहां मैंने 100 को यूज में लिया है वहां 100 नहीं आएगा, 100 की जगह आपको 1 लिखना है। मेरी बात आप समझ गए? ओके राइट। दूसरा एक और क्वेश्चन मेरा, अगर एक ही क्वेश्चन में बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग मतलब पहले और पश्चात दोनों के कमीशन एक साथ निकालने हो, दोनों ही आ जाए एक ही क्वेश्चन में, सर बहुत बड़ा ये तो कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो गया। अगर एक ही क्वेश्चन में पूर्व और पश्चात दोनों अगर एक साथ आ जाए, बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग बोथ आर गिवन इन क्वेश्चन, तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बिफोर वाला फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। इसकी जो भी बेटा अमाउंट आएगी उसको फिर अपन डिविजिबल प्रॉफिट में से वापस माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा बस उसी के ऊपर अपन आफ्टर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। दोबारा रिपीट करूंगा, थोड़ा टफ है, हार्ड है, ध्यान से वापस सुनना। अगर एक ही क्वेश्चन के अंदर बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग दोनों कमीशन की कैलकुलेशन करनी हो तो सबसे पहले आपको बिफोर वाला सॉल्व करना है। बिफोर का फॉर्मूला जल्दी से बताएं, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। ओके राइट। उसकी बेटा जो भी अमाउंट आएगी उस अमाउंट को क्या करेंगे, वापस डिविजिबल प्रॉफिट में से माइनस कर देना। माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आपका बचेगा उसी प्रॉफिट के ऊपर आपको आफ्टर वाला फॉर्मूला काम में लगाना है। समझिए मेरी बात को आप? कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत? ओके रेडी। तो ये हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, बोनस, कमीशन, शेयर इन प्रॉफिट या रेम्यूनरेशन। एक छोटा सा सवाल और, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सीआर की टोटल तो आ जाए कम और डीआर की टोटल आ जाए ज्यादा, तो इसका मतलब वो तो आंसर ही माइनस में आ गया, इसका मतलब वो डिविजिबल प्रॉफिट हुआ ही नहीं बल्कि वो तो एज ए लॉस हो गया। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट की जगह लॉस निकल जाए तो हमेशा ध्यान रखें, नो कमीशन, नो बोनस, नो शेयर इन प्रॉफिट, नो रेम्यूनरेशन गिवन टू पार्टनर। क्योंकि जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो हम उसको कमीशन कैसे देंगे, बोनस कैसे देंगे? क्योंकि बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन की कैलकुलेशन हमेशा प्रॉफिट पर होती है। तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट की जगह लॉस आ जाए उस केस में आपको ये चारों कैलकुलेशन नहीं करनी है, इसकी गणना नहीं होगी। आप समझिए मेरी बात को, प्रॉब्लम तो नहीं है। कमीशन का टॉपिक आपको समझ में आ गया। कमीशन कितने प्रकार का होता है बेटा? 2 प्रकार का, पूर्व के लाभों पर, पश्चात के लाभों पर, बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग। बिफोर का फॉर्मूला क्या बेटा, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। आफ्टर का फॉर्मूला क्या बेटा, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं,
पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सीआर की टोटल में से डीआर की टोटल को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। मेरी बात आपको समझ आ गई? ओके बेटा, रेट में नीचे 100 क्यों लगाते हैं, क्योंकि सर रेट हमेशा परसेंटेज में होती है। अगर किसी क्वेश्चन में रेट परसेंटेज में नहीं है बल्कि भिन्न में है तो क्या करना है सर, फॉर्मूले में जहां आपने 100 लिखा वहां पर 1 लिख देना है। आगे बात समझ में? ओके वेरी गुड। अगर एक ही क्वेश्चन में बिफोर और आफ्टर दोनों कमीशन निकालने हो तो सर पहले बिफोर कमीशन की कैलकुलेशन होगी, उसका जो अमाउंट आएगा उसको प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसी प्रॉफिट के ऊपर आफ्टर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो आराम से डिस्कस कर ले, और नहीं हो तो फिर एक एग्जांपल अपन देखते हैं कंप्लीट। इससे रिलेटेड भी कोई डाउट लगे ग्रुप में आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर दें, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन अपन स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए शुरू करें। क्वेश्चन है मेरा, एबीसी फर्म में 3 पार्टनर हैं जो 2-2-1 में लाभ हानि का बंटवारा करते हैं। 1 जनवरी 2014 को उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। इसने 10,000 की कैपिटल लगाई, इसने 20,000 की कैपिटल लगाई और इसने भी 20,000 की कैपिटल लगाई। ठीक है, ओके राइट। पहला पॉइंट, ए को 500 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। सेकंड पॉइंट, सभी साझेदारों को 10% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट, सी को स्वयं का कमीशन चार्ज करने के पश्चात के लाभों पर 25% कमीशन मिलेगा। एक लास्ट लाइन, उपरोक्त सभी समायोजन करने से पहले का फर्म का लाभ 40,000 रुपए रहा हो तो लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। क्वेश्चन को एक बार वापस रिवाइज कर लें, सबको समझ आ जाना चाहिए। एबीसी फर्म में 3 पार्टनर हैं जो 2-2-1 में लाभ हानि का बंटवारा करते हैं। ठीक है बेटा, तीनों की कैपिटल दे रखी है जनवरी 2014 की 10,000, 20,000, 20,000। कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिखे हैं। ए को 500 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा, सभी साझेदारों को 10% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। सी को स्वयं का कमीशन चार्ज करने के पश्चात, वर्ड पे गौर करना, जो लाभ बचेगा उस पर 25% कमीशन देना है। उपरोक्त सभी समायोजन करने से पहले फर्म का लाभ 40,000 रुपए रहा है, मतलब इन सभी का एडजस्टमेंट अभी तक नहीं हुआ, उससे पहले फर्म ने 40,000 रुपए कमाए हैं। तो क्या बोला गया, लाभ हानि नियोजन खाता बनाए। वो भी लिख लेते एक बार। खाते प्रतिवर्ष कब बंद हो रहे हैं, खाते प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बंद होते हैं। ओके, अब हम शुरुआत करते हैं। क्या बोला गया इसमें, लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। क्या नाम होता है इंग्लिश में बेटा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज हो रहा बेटा, 31 दिसंबर 2014। क्या बताया था मैंने आपको, ये अकाउंट कैसे बनाते हैं। चलो पहला क्वेश्चन मेरा, ये अकाउंट बनाता कौन है, फर्म बनाती है। इस अकाउंट को बनाने से पहले कौन सा अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट निकला होगा उसको हम पहले यहाँ ट्रांसफर करेंगे। कितना प्रॉफिट आया था बेटा पीएनएल अकाउंट से, 40,000 रुपए आए थे, उसको अपने को पहले यहाँ लिखना है, बाय पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 40,000
कौन बताएगा आगे? इस अकाउंट में डेबिट पे क्या लिखते हैं? फर्म के सभी खर्चे। इधर क्या आती है? फर्म की सभी इनकम। एक एक पॉइंट हम पढ़ते जाएं, किसको सॉल्व करते जाएं। ए को 500 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलेगा। ए को वेतन मिलेगा, इसका मतलब ए को वेतन देगा कौन? फर्म देगी। फर्म के लिए क्या है? खर्चा है। खर्चे किधर आते हैं? डीआर पे आते हैं। लिख दिया अपन ने टू सैलरी। किसको मिल रहा है बेटा? ए को मिल रहा है तो ए के नाम से ब्रैकेट में आ जाएगा। महीने का 500, क्वेश्चन तो 12 महीने का है, 6000 हो गया। कोई प्रॉब्लम? ओके रेडी। सेकंड पॉइंट, सभी साझेदारों को 10% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। सभी साझेदारों को ब्याज मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने फर्म में पूंजी लगा रखी है, तो ब्याज किसको मिलेगा? साझेदारों को। कौन देगा? फर्म देगी। फर्म के लिए क्या है? खर्चा है। खर्चा डीआर हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीनों पार्टनर को मिलेगा तो तीनों का नाम आ जाएगा। ए की पूंजी कितनी बेटा? 10,000। 10,000 का 10% निकाल लो, 1,000 तो इसका हो गया। बी की 20,000 की पूंजी है, 10% 2,000 हो गया। सी की भी 20,000 की पूंजी, 10% हो गया, 2,000 रुपए हो गए। 2 2 4 1 5। समझ में आ गया? ओके राइट। तीसरा पॉइंट, सी को स्वयं का कमीशन चार्ज करने के पश्चात के लाभों पर 25% कमीशन मिलेगा। अभी 5 मिनट पहले डिस्कस हुआ था। कमीशन कितने तरह का होता है? 2 तरह का, पूर्व के लाभों पर, पश्चात के लाभों पर। ये कौन सा आ रहा बेटा? पश्चात के लाभों पर। पहले हम क्या करें? फॉर्मूला लिखते हैं। कमीशन का फॉर्मूला क्या था बेटा? नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। ये क्यों लगाया? क्योंकि कमीशन पश्चात वाला है। शुरू करें। सबसे पहले क्या चाहिए बेटा? नेट प्रॉफिट का दूसरा नाम डिविजिबल प्रॉफिट। कैसे निकालना बताया था? क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल को माइनस करेंगे, उससे आपका नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। ओके, शुरू करें। देखो बेटा, क्रेडिट पे तो मुझे केवल एक ही आइटम दिख रहा है, 40,000 रुपए का, तो सीआर तो 40,000। अभी क्या चाहिए बेटा? डीआर की टोटल। डीआर पे एक तो 6,000 दिख रहा है, एक 5,000 दिख रहा है, तो 6,000 प्लस 5,000 इक्वल टू हो गया 11,000। इसमें कोई दिक्कत? ओके रेडी। सीआर में से डीआर माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 40,000 माइनस 11,000 इक्वल टू 29,000। ये सीआर माइनस डीआर करके आपने डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लिया। फॉर्मूला क्या बेटा? नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ओके, चलो बताओ नेट प्रॉफिट कितना था बेटा? अभी निकाला ना आपने, 29,000। ये लिख दिया इनटू रेट। बताओ बेटा रेट। रेट देखो एक बार, 25%। ये 25% आपकी रेट लिख दी मैंने, अपॉन 100 प्लस रेट, तो 29,000 इंटू 25 अपॉन में 125। ये 5 बार कट गया, इसको वापस काटो देखें। 5 25, 8 पंजे 40। कितना अमाउंट आया बेटा? 5,800 रुपए आ गया। ये आपका कमीशन हो गया। इसको हम यहाँ रख दे। कमीशन किसको मिल रहा है? सर सी को मिल रहा है। सी किससे लेगा? फर्म से लेगा। ये भी फर्म के लिए खर्चा हो गया, खर्चा डीआर टू कमीशन, ब्रैकेट में सी का नाम आ गया। कितना कमीशन था बेटा उसका? 5,800 रुपए। ये भी क्लियर? वेरी गुड। कितने पॉइंट थे बेटा क्वेश्चन में? 3 ही पॉइंट थे, तीनों हमने कंप्लीट कर ली। सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद अब क्या करना है? टोटल लगा लो बस। देखो बेटा, इधर की टोटल तो आ रही है 40,000। 40,000 में से एक बार अपन ये सब माइनस करके देखें। ये सब अगर अपन माइनस करें, 6 और 5 11 और 5 16, कम करो 23,200 बचेंगे। कौन बताएगा 23,200 को किस नाम से लिखते हैं? टू डिविजिबल प्रॉफिट। क्या करेंगे बेटा इस प्रॉफिट का? सभी साझेदारों में बांट देंगे। कौन कौन है साझेदार? सर एबीसी। क्या अनुपात था उनका? 2-2-1। तो 23,200 को 2-2-1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कितना कितना आएगा देखें। ये 4 टाइम गया, ये 3 आ गया तो 6 हो गया, और 2 हो गए तो 4। ये हो गया हमारे पास 3 2, एकदम राइट। ये यहाँ आ जाएगा बेटा 9280, और ये भी हो जाएगा 9280। इसी के साथ फिनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन पूरा एकदम क्लियर। अच्छा सा एक बार समझ लो।
देख लो आराम से क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी किसी प्रकार का कोई डाउट लगे, प्रॉब्लम लगे, ग्रुप बना हुआ है, उसमें आराम से आप अपनी प्रॉब्लम वगैरह शेयर कर सकते हैं। आपको हैंड टू हैंड उसका रिजल्ट मिल जाएगा, हैंड टू हैंड आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। पूरा क्लियर बेटा? ओके, ये टॉपिक भी हमारा एकदम क्लियर। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का टॉपिक खत्म होने के बाद हम अगला जो टॉपिक हमारा स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है बेटा साझेदारों के पूंजी खाते तैयार करना। बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के, हर चैप्टर के अंदर ये टॉपिक काम आएगा, इसलिए इसको बहुत ढंग से पढ़ना और समझना। पहले बात तो पढ़ने से ही है क्या वैसे। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, मैं फर्म के अंदर 3 पार्टनर है एबीसी, तीनों ने मिलकर किराने की दुकान लगाई। कोई बिजनेस करो, सबसे पहले पार्टनर ने फर्म में क्या लगाई होगी? पूंजी। पूंजी पर उनको क्या मिलेगा? ब्याज। समय समय पर वेतन मिलेगा, बोनस भी मिलेगा, लाभों में हिस्सा मिलेगा। ठीक है बेटा, वो सारी चीजें होती है। इन सारी चीजों को जैसे फर्म भी रिकॉर्ड करती है वैसे साझेदार भी रिकॉर्ड करते हैं। इन सारी चीजों को साझेदार जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है बेटा, उसी को तो बोलते हैं साझेदारों के पूंजी खाते। तो साझेदारों के पूंजी खाते साझेदार तैयार करते हैं। इसमें फर्म का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि ये सब पार्टनर्स मेंटेन कर रहे हैं। तो पार्टनर के पूंजी खाते पार्टनर बनाते हैं। ठीक है ना? अब सवाल देखो जरा, पूंजी खाते 2 तरह की विधियों से बनते हैं। नाम सुनना, पहली होती है बेटा स्थायी विधि, दूसरी होती है परिवर्तनशील विधि। मेथड को भूल में जाना, स्थायी विधि, दूसरा परिवर्तनशील विधि। इसको स्थिर विधि भी बोलते हैं, इसको अपरिवर्तनशील विधि भी बोलते हैं, सब इसी के नाम है, ध्यान रखना। इसका एक ही नाम है केवल अस्थायी विधि, या एक और बोल सकते हैं अस्थिर विधि। ओके बेटा? तो पार्टनर्स के पूंजी खाते 2 तरह की विधियों से बनते हैं, स्थायी विधि, स्थिर विधि, अपरिवर्तनशील। ये पहला मेथड है और ये आपका दूसरा मेथड है। अब मैं फर्स्ट मेथड को शुरुआत करने जा रहा हूं। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ जाए कि साझेदारों के पूंजी खाते स्थायी विधि से बने हुए, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फिक्स मेथड। तो फिक्स मेथड में हर साझेदार 2-2 अकाउंट बनाता है। स्थायी विधि, स्थिर विधि, अपरिवर्तनशील, तीनों में से कोई भी नाम लिखा हुआ जाए तो ध्यान रखना इसमें 2 अकाउंट बनते हैं। पहला अकाउंट बनता है बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सेकंड अकाउंट बनता है बेटा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ढंग से पढ़ना, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीजें। ये होता है साझेदारों का पूंजी खाता और ये होता है बेटा साझेदारों का चालू खाता। याद रखना, भूल मत जाना। अगर अपन कैपिटल अकाउंट की बात करें, इसकी कुछ बातें याद रखना। इसमें पहला पॉइंट, इस अकाउंट में केवल पार्टनर की कैपिटल को दिखाते हैं। इस अकाउंट का हमेशा सीआर बैलेंस होता है। इस अकाउंट की प्रकृति व्यक्तिगत खाते जैसी होती है। वैसे तीनों शब्द याद रख लो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 3 चीजें आएगी, साझेदारों की पूंजी। ओके बेटा, साझेदारों की पूंजी आएगी केवल, और कुछ नहीं आएगा। इस खाते का हमेशा सीआर बैलेंस होता है और इस खाते की प्रकृति व्यक्तिगत होती है। ये 3 लाइनें आपको याद रखनी है। सेकंड कौन सा आ रहा बेटा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें भी कुछ बातें याद रखना। नंबर 1, इस खाते में केवल पार्टनर को मिलने वाली इनकम और उनको होने वाले खर्चों का लेखा होता है। इस खाते का डीआर और सीआर दोनों बैलेंस हो सकता है। इस खाते की प्रकृति भी व्यक्तिगत खाते जैसी होती है। अभी केवल मैंने बेसिक बताया, अभी इनका फॉर्मेट भी बनेगा। उस फॉर्मेट में और अच्छा समझ में आ जाएगा। अभी केवल कुछ चीजों को याद रख लो। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है बेटा? केवल कैपिटल। करंट अकाउंट में क्या आएगा? इनकम और खर्चे। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कौन सा होता है? सीआर। करंट अकाउंट का बैलेंस कौन सा होता है? डीआर और सीआर। ओके, दोनों की प्रकृति व्यक्तिगत। ये जरूर पढ़ना है, इसको जरूर ध्यान में रखना। इसी के साथ हमारी पहली विधि खत्म हो जाएगी, स्थायी विधि। सेकंड विधि कौन सी बेटा? सर परिवर्तनशील विधि। परिवर्तनशील को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड इसको बोलते हैं परिवर्तनशील विधि। हाँ बेटा, ध्यान रखना इधर। इस विधि में केवल एक अकाउंट बनता है। जैसे स्थायी विधि में 2 अकाउंट बने, परिवर्तनशील विधि में एक सिंगल अकाउंट बनता है, उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
सर ये नाम तो आपने वहां भी लिखा था, बिल्कुल लिखा, लेकिन उस वाले अकाउंट में और इस वाले अकाउंट में बहुत फर्क है। इस वाले अकाउंट में कैपिटल भी आएगी, इस अकाउंट में पार्टनर की इनकम और पार्टनर के एक्सपेंस दोनों आएंगे। इस अकाउंट का बैलेंस बीआर और सीआर दोनों होता है। इस अकाउंट की प्रकृति व्यक्तिगत खाते जैसी होती है। तो सर हमें ऐसा लग रहा है कि स्थायी विधि में जो दो अलग अलग अकाउंट आपने बनाए थे, परिवर्तनशील विधि में वो दोनों अकाउंट मर्ज हो गए, मिल गए और एक ही अकाउंट बन गया। पता लग गया? इस विधि का नाम परिवर्तनशील क्यों रखा गया? क्योंकि इसका बैलेंस बदलता रहता है, कभी डीआर कभी सीआर, इसलिए इस विधि का नाम परिवर्तनशील विधि रखा गया। आगे मेरी बात समझ में? वेरी गुड। अगर क्वेश्चन में ये पता नहीं चल रहा हो कि स्थायी विधि से बनाने या परिवर्तनशील विधि से बनाना है, तो सूचना के अभाव में कौन सी विधि काम में लोगे? परिवर्तनशील विधि काम में लेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर शब्द लिखा हुआ जाए चालू खाता, करंट अकाउंट शब्द अगर कहीं पर भी लिखा हुआ जाए तो फिर आपको स्थायी विधि लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि स्थायी विधि में करंट अकाउंट बनता है। पता चल गया? तो दो मेथड होते हैं, स्थायी विधि और परिवर्तनशील विधि। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो परिवर्तनशील विधि, लेकिन अगर करंट अकाउंट शब्द लिखा हुआ है तो स्थायी विधि से अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे। याद रख लोगे मेरी बात? इसी के साथ हमारा साझेदारों के पूंजी खातों की एक बेसिक थ्योरी कंप्लीट हो गई है। इसकी मेरा फॉर्मेट बनेंगे, ठीक है बेटा? ये सारा पूरा हमारा क्लियर, कोई दिक्कत इसमें किसी प्रकार की? ठीक है बेटा? अभी तक देखो बेटा, मैंने आपको 4 लेक्चर अब तक मैं आपको दे चुका हूं। ये आज चौथा लेक्चर था मेरा आज। ये सारे बेटा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर बन रहे हैं। 1 या 2 दिन के अंदर बेटा मेरे इंग्लिश मीडियम वाले लेक्चर्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है बेटा? तो आपकी जो भी फ्रेंड्स वगैरह हो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से बिलोंग करते हो, उनके भी लेक्चर वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं। वो भी आपको YouTube के ऊपर मेरा जो तोतला कोचिंग क्लासेस का चैनल बना हुआ है, उसके ऊपर आपको इंग्लिश मीडियम के लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे, 11th और 12th दोनों के सेपरेट। तो बेटा अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए सारा सिलेबस है। ये इंग्लिश मीडियम वाला का 1 या 2 दिन में अपनी क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, तो उनके वीडियोस वगैरह भी आप मेरे तोतला कोचिंग क्लासेस के चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू सो मच।